1947 जब भारत और पाकिस्तान दो अलग देशों के रूप में अस्तित्व में आई, उस वक्त एक और देश ने जन्म लिया, पाकिस्तान। लेकिन यह देश दो हिस्सों में बंटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच की दूरी थी 1600 किलोमीटर और सोच, संस्कृति और भाषा में थी एक गहरी खाई। पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले अधिकतर लोग बंगाली थे। उनकी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली बिल्कुल अलग थी, लेकिन सत्ता और फैसले सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में थे। 1952 में जब पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया और बंगाली को नजरअंदाज किया, तब पहली बार विरोध की चिंगारी भड़की। यही चिंगारी आगे चलकर क्रांति बनी। 1960 के दशक में आर्थिक असमानता भी साफ दिखाई देने लगी। पूर्वी पाकिस्तान देश की कुल जनसंख्या का बहुमत था, लेकिन आर्थिक संसाधनों और सत्ता में उसकी हिस्सेदारी ना के बराबर थी। 1970 में बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को जबरदस्त जीत मिलती है, 300 में से 160 सीट, पूर्ण बहुमत। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। यह इनकार ही था जिसने बंगालियों को तोड़ दिया और पूर्वी पाकिस्तान में शुरू हो गई एक नई क्रांति, स्वतंत्र बांग्लादेश की क्रांति। पर यह आवाजें पाकिस्तान की सत्ता को मंजूर नहीं थी और फिर शुरू हुआ दमन का एक ऐसा दौर जो इतिहास में ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम से कुख्यात हुआ। 25 मार्च 1971 ढाका की रात सामान्य नहीं थी। इस रात को इतिहास ने देखा एक ऐसे सैन्य अभियान जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था और इसका नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने बगावत को कुचलने के नाम पर ढाका विश्वविद्यालय, मीडिया हाउस और आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बंगाल बुद्धिजीवियों, छात्रों और महिलाओं को बेरहमी से मारा गया। सिर्फ कुछ हफ्तों में हजारों लोग मर गए। महिलाओं के साथ बलात्कार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। गांव के गांव जला दिए गए। ये सिर्फ दमन नहीं था, ये नरसंहार था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस ऑपरेशन और बाद की कार्रवाई में लगभग 3 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यही वो समय था जब बंगाली लोगों ने खुद को अकेला, असहाय और असुरक्षित पाया और उन्होंने मुक्ति की कसम खाई। यही वो पल था जब मुक्ति वाहिनी का जन्म होता है, एक गुरिल्ला फोर्स जो बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाली थी। लेकिन यह युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा था। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की ओर भागे। केवल अप्रैल से जुलाई 1971 के बीच 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत में आ गए, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे। भारत के सीमावर्ती राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम पर अचानक एक भारी बोझ आ गया। खाने, दवाइयों और आवास की कमी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। भारत इस अन्याय को चुपचाप नहीं देख सकता था। देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस मानव त्रासदी को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना शुरू किया। भारत ने एक तरफ शरणार्थियों को जगह दी, दूसरी तरफ सैन्य तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि अब युद्ध बस एक कदम दूर था। एक औरत के नेतृत्व में भारत अब इतिहास लिखने वाला था, एक ऐसा इतिहास जिसे पूरी दुनिया देखेगी और पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। 1971 भारत ने देखा कि इंसानियत को रौंदा जा रहा है। लाखों शरणार्थी भारत में शरण ले चुके थे और अब ये सिर्फ पड़ोसी का मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा था भारत की सुरक्षा, सम्मान और सरोकार का सवाल बन चुका था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साफ कर दिया, भारत इस अन्याय को चुप नहीं देखेगा। उनके नेतृत्व में भारत ने सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर तैयारियां तेज कर दी। तीनों सेनाओं, थल, वायु और नौसेना को तैयार रहने का आदेश दिया गया। पूरी सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई। जनरल सैम मोनकसा को मिली जिम्मेदारी इस युद्ध को भारत के पक्ष में मोड़ने की। सैम मोनकसा ने कहा, मैं अभी युद्ध नहीं चाहता, जब लड़ूंगा तो जीत के लिए लड़ूंगा। उन्होंने सेना को रणनीति, लॉजिस्टिक और मौसम के हिसाब से तैयार किया। लेकिन इस युद्ध की जीत सिर्फ बंदूक से तय नहीं होनी थी, जरूरी था भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिले। इंदिरा गांधी ने विश्व नेताओं से मुलाकात की। अमेरिका, ब्रिटेन ने तटस्थता दिखाई, लेकिन भारत को चाहिए था एक ऐसा मजबूत सहयोगी और वो मिला सोवियत संघ, जो अब रूस के रूप में है। 15 अगस्त 1971 भारत और सोवियत संघ के बीच हुआ 20 साल की मित्रता का समझौता, जिससे साफ संकेत मिल गया, भारत अकेला नहीं है। एक तरफ सीमा पर मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना की संयुक्त ट्रेनिंग चल रही थी, दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश की निर्वासित सरकार को राजनीतिक समर्थन देना भी स्टार्ट कर दिया। भारत अब हर मोर्चे पर तैयार था।
सैनिक, कूटनीतिक और नैतिक। पाकिस्तान को इसका अंदाजा नहीं था कि आने वाला तूफान क्या रूप लेने वाला है। अब इंतजार था उसे एक कदम का जो पूरे उपमहाद्वीप की दिशा बदल देगा, और वो कदम उठाया खुद पाकिस्तान ने। 3 दिसंबर की शाम के करीब 5 बजे पाकिस्तान ने किया एक ऐसा हमला जिससे पूरे दक्षिण एशिया की दिशा बदल गई। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत की कई एयरबेस पर एक साथ हमला किया। पठानकोट, अमृतसर, श्रीनगर, अंबाला, जोधपुर, कुल 11 एयरबेस। मकसद था भारतीय वायुसेना को पंगु बनाना, लेकिन पाकिस्तान को तुरंत मिला जवाब, वो भी पूरी ताकत के साथ। भारत ने इसे युद्ध की घोषणा माना और उसी रात प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हम पर हमला हुआ है, अब जवाब जरूरी है। भारतीय वायुसेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब में उनके कई एयरबेस को तहस नहस कर दिया। इसी के साथ भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध में प्रवेश किया, और यह युद्ध सिर्फ सीमित क्षेत्र में नहीं बल्कि 2 मोर्चों पर लड़ा जा रहा था, पूर्वी और पश्चिमी मोर्चा। पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने आक्रामक तरीके से आगे बढ़ना शुरू किया। राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह की अगुवाई में 120 भारतीय जवानों ने रात में पाकिस्तान के 2000 सैनिकों और टैंकों को रोका, और अगली सुबह भारतीय वायुसेना ने उस पूरे काफिले को राख में बदल दिया। ये था लोंगेवाले का वो ऐतिहासिक युद्ध जहां हौसलों ने टैंकों को मात दे दी। लेकिन असली रणभूमि थी पूर्वी पाकिस्तान, जहां भारत ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर 4 तरफा रणनीति बनाई थी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों तरफ से डाका की घेराबंदी। भारत की पूर्वी कमान के तहत 3 कोर्प्स बनाए गए। सिलीगुड़ी, त्रिपुरा और मेघालय से सेना ने बांग्लादेश में प्रवेश किया। मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना का तालमेल इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तानी सेना हर तरफ से पीछे हटने लगी। डाका तक की दूरी अब तेजी से कम हो रही थी। वहीं भारतीय सेना ने समुद्र में पाकिस्तानी सप्लाई को काटने के लिए लॉन्च किया ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। 4 दिसंबर को कराची पोर्ट पर जबरदस्त हमला हुआ। पाकिस्तान का मुख्य नेवल बेस जल गया। 5 दिसंबर को इसीलिए भारत में नेवी डे के रूप में मनाया जा रहा है। ये तो इस युद्ध में केवल विजय की शुरुआत मात्र ही थी। भारतीय वायुसेना ने केवल 72 घंटों में ही पूर्वी पाकिस्तान की सारी अहम जगहों पर नियंत्रण कर लिया। रनवे, ब्रिज, रडार सब नष्ट। पाकिस्तानी सेना को ऊपर से सपोर्ट मिलना बंद हो गया। नीचे से मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना का दबाव, और ऊपर से आसमान में भारतीय वायुसेना का राज। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये था रणनीति, बलिदान और दृढ़ इच्छा शक्ति का महासंग्राम, जिसकी गूंज डाका तक सुनाई देने लगी थी। 4 दिसंबर 1971 भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान में चारों दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य था एक डाका जहां बैठती थी जनरल नियाजी की 93,000 पाकिस्तानी सेना, और उसका मनोबल अब हर दिन गिरता जा रहा था। उत्तर से भारतीय 4 कोर्प्स ने मेघालय और असम से प्रवेश किया, जहां ठुकू गांव और जैसोर जैसे प्रमुख पाकिस्तानी ठिकाने भारी लड़ाई के बाद कब्जे में ले लिए गए। यह इलाका कठिन था, घने जंगल, दलदली जमीन, लेकिन भारतीय जवानों का जज्बा अडिग था। पूर्व से भारतीय 8 माउंटेन डिवीजन ने तेजी से पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला किया। चटगांव और कोक्स बाजार जैसे बंदरगाहों पर नियंत्रण भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम था, और यही हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से भारतीय सेना ने खुलना और रंगपुर पर जोरदार हमले किए। पाकिस्तानी सेना पीछे हटती रही और अब उन्हें हर मोर्चे पर 2 ताकतों से सामना करना पड़ा। मुक्ति वाहिनी ने गाइड, सप्लाई और लोकल सपोर्ट में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पुल उड़ाए, रेलवे लाइन काटी और पाकिस्तानी सैनिकों की हर हरकत पर नजर रखी। 10 दिसंबर भारतीय सेना डाका की बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। चारों तरफ से घेरा कस चुका था। पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, न पीछे जाने का न लड़ने का। इस दौरान भारत ने अंतिम वार की तैयारी शुरू की। वायुसेना ने डाका के रनवे तबाह कर दिए। पाकिस्तानी सप्लाई लाइन पूरी तरह से कट चुकी थी। 11 दिसंबर को जनरल सैम मानेकशॉ ने जनरल नियाजी को स्पष्ट संदेश भेजा, बेमतलब खून खराबे से बेहतर है आत्मसमर्पण। हम तुम्हारे सैनिकों को युद्धबंदी के रूप में मानवीय सम्मान देंगे। लेकिन नियाजी ने हिचकिचाहट दिखाई। फिर भारत ने डाका पर अंतिम दबाव डाला। 12 और 13 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने डाका कंटोनमेंट और गवर्नर हाउस को टारगेट किया। अब बांग्लादेश की जनता भी उठ खड़ी हुई थी। पाकिस्तान सेना का खौफ टूट चुका था। लोग सड़कों पर थे। जय बांग्ला के नारे गूंज रहे थे। गवर्नर डॉक्टर A.M. मलिक ने गवर्नर हाउस छोड़ दिया। अब डाका सिर्फ नाम की ही राजधानी था।
असली सत्ता भारतीय सेना के इर्द गिर्द मंडरा रही थी। 16 दिन की इस रणनीति बहादुरी और जनता के सहयोग ने इतिहास को रचने की दहलीज तक पहुंचा दिया और अब इतिहास बनने वाला था। 16 दिसंबर 1971 वो तारीख जो सिर्फ एक देश की जीत नहीं थी बल्कि इंसानियत, न्याय और आजादी की सबसे बड़ी जीत थी। सुबह होते ही ढाका की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक बेचैनी थी। पाकिस्तान जनरल ए के नियाजी को समझ आ चुका था बचने का कोई रास्ता नहीं। भारतीय सेना के टैंक अब ढाका में दाखिल हो चुके थे। आसमान पर भारतीय वायुसेना का वर्षव था, जमीन पर मुक्ति वाहिनी का जोश और सामने एक शर्मसार पाकिस्तानी घमंड। सुबह 10 बजे जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण का संकेत दिया। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को अधिकृत किया गया कि वे आत्मसमर्पण को स्वीकार करें। ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में ऐतिहासिक आत्मसमर्पण समारोह की तैयारी शुरू होगी और दोपहर 4:30 बजे हुआ जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। एक साथ इतना सबसे बड़ा सैनिकों का आत्मसमर्पण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार विश्व देख रहा था इतना बड़ा आत्मसमर्पण। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिया। जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण पत्र पर साइन किया और एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सड़कों पर लोग झूम उठे, जय बांग्ला, भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे और भारत ने साबित किया हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम पर दोबारा संबोधन दिया और संसद में खड़े होकर कहा, आज ढाका स्वतंत्र है और बांग्लादेश का एक आजाद राष्ट्र बन चुका है। पूरा सदन तालियों से गूंज उठा और भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीत का जश्न मनाया गया। ये जीत केवल रणभूमि की नहीं थी, यह जीत थी उस करुणा जिसने भारत ने एक शरणार्थी संकट को मानवता की विजयी पर्व में बदल दिया। यह युद्ध न केवल भारत की सैन्य क्षमता बल्कि हमारी नैतिक शक्ति का भी प्रमाण बना। बांग्लादेश को आजादी मिल चुकी थी, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ, पुनर्निर्माण का, स्थिरता का और संबंधों की नई परिभाषा का। भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी और युद्धबंदियों को सम्मान के साथ वापस भेजा। 1971 का युद्ध सिर्फ एक तारीख नहीं, वो एक गाथा जिसमें साहस, रणनीति, बलिदान और सबसे ऊपर विवेक और इंसानियत की जीत। भारत ने न सिर्फ युद्ध जीता बल्कि दुनिया को दिखा दिया जब अत्याचार अपनी हदें पार करता है तो उसका अंत तय है। एक दिन जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया वो था 16 दिसंबर। भले ही युद्ध खत्म हो चुका हो, लेकिन उसकी गूंज, उसका असर, उसकी कहानियां दशकों तक इतिहास को दिशा देती रही। इस युद्ध ने दक्षिण एशिया के नक्शे को ही बदल दिया और साथ ही 3 देशों की तकदीर को भी। बांग्लादेश से एक नया देश बना, लेकिन चुनौतियां बहुत थी, लाखों जाने गई, ढांचा बर्बाद हो चुका था, लेकिन फिर भी उम्मीद थी, आजादी थी। शेख मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा किया गया और वे बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं और भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश को मान्यता दी बल्कि उसके पुनर्निर्माण में भी मदद की। आज बांग्लादेश एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है जिसकी जड़ें भारत की मदद, मुक्ति वाहिनी के बलिदान और जनता की इच्छा शक्ति में गहरी है। भारत ने 13 दिन में एक निर्णायक युद्ध जीता। ये सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, ये एक नैतिक जीत भी थी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया जब जरूरत हो तो हम ताकत भी रखते हैं और दुनिया को सहारा देना भी जानते हैं। इस युद्ध के बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और मजबूत हुई। इंदिरा गांधी जी को लोग दुर्गा कहने लगे, पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी और भारतीय सेना को नई पहचान मिली, दुनिया की सबसे पेशेवर और सक्षम सेनाओं में से एक। भारत ने 93,000 युद्धबंदियों को जिनेवा संधि के अनुसार पूरी गरिमा के साथ रखा और बाद में पाकिस्तान को सौंप दिया। ये था भारत का संस्कार। 1971 की हार पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका थी। देश का आधा हिस्सा चला गया, सेना की प्रतिष्ठा गिर गई और जनता का भरोसा टूट गया। जनरल याहिया खान को इस्तीफा देना पड़ा और जुल्फिकर अली भुट्टो नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। पाकिस्तान ने इस हार को कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसके मनोबल पर इसका असर साफ दिखाई दिया। इस हार के बाद ही पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों की दौड़ तेज की ताकि कभी दोबारा ऐसी स्थिति ना हो। शिमला में समझौता होता है और जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। इंदिरा गांधी और भुट्टो ने मिलकर फैसला लिया कि भारत युद्धबंदियों को लौटाएगा और दोनों देश अपने मतभेद शांति से सुलझाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शांति की कोशिशें अक्सर राजनीतिक मकसदों में उलझती रहीं।
1971 का युद्ध याद दिलाता कि जब अत्याचार अपनी सीमा पार करता है तब निर्दोषों की चीखें अनसुनी की जाती हैं तो कोई न कोई उठ खड़ा होता है इंसानियत के लिए। भारत ने ये युद्ध किसी लालच में नहीं लड़ा बल्कि उस सिद्धांत के लिए लड़ा कि हर इंसान को जीने, बोलने और आजादी से सांस लेने का अधिकार है। 1971 की ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, ये कहानी है हिम्मत की, नेतृत्व की, रणनीति की और सबसे बढ़कर इंसानियत की। आज हम बांग्लादेश की ओर देखें तो हमें याद आता है कि वहां भारत का सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि एक अटूट रिश्ता है, आज भी और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।